नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आपकी किस्मत बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर जोसेफ मर्फी की क्लासिक किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। हमारे पास इसका एक सार है। ये उन किताबों में से है जिसका नाम शायद सबने सुना होता है, लेकिन जिसके असली आइडियाज को बहुत कम लोग समझते हैं। सही बात है। और इसका दावा बहुत बड़ा है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जिसे हम अपनी मर्जी से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि इस दावे में कितना दम है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है। हम ये पता लगाएंगे कि किताब सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात करती है या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में अपने विचार बदलकर अपनी हकीकत बदल सकते हैं? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत होती है मन के दो हिस्सों से, चेतन और अवचेतन। हाँ, और इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही सब कुछ है। चेतन मन वो है जिसे हम मैं समझते हैं। अच्छा। ये सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। एक तरह से जहाज के कप्तान की तरह है जो नक्शा देखता है और आदेश देता है कि जहाज को कहाँ जाना है। ये एक अच्छी उपमा है, कप्तान जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो फिर अवचेतन मन क्या हुआ? इंजन रूम। बिल्कुल। अब चेतन मन इंजन रूम में काम करने वाली टीम है। और इस उपमा में सबसे जरूरी और कह सकते हैं थोड़ी डरावनी बात यह है कि इंजन रूम को ये नहीं पता कि जहाज कहाँ जा रहा है या क्यों। उसे बस आदेशों का पालन करना है। हाँ, बस अगर कप्तान गलती से जहाज को चट्टान की ओर मोड़ दे तो इंजन रूम पूरी ताकत से उसे चट्टान से टकराने में ही मदद करेगा, वो सवाल नहीं करता। वाह, ये विचार तो थोड़ा डरावना भी है। इसका मतलब है कि हमारा अवचेतन मन सही और गलत में फर्क कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। वो बस हमारे चेतन मन से मिले आदेशों को, हमारे गहरे विश्वासों को सच मान लेता है। तो यही इस किताब का मूल सिद्धांत है। बिल्कुल। आपका अवचेतन मन एक बहुत उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें जो भी बीज डालेंगे, चाहे वो सफलता का हो या असफलता का, डर का हो या आत्मविश्वास का, वो उसे उगा देगा। वो उसे उगा देगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छा है या बुरा। किताब में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, आप अपने अवचेतन को जो भी खिलाते हैं वो उसे हकीकत बनाने के लिए दिन रात काम करता है। ठीक है, तो इसे विश्वास का नियम कहा गया है, यानी जिस चीज पर हम सच में गहराई से यकीन करते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? मतलब अगर कोई सिर्फ ये सोचे कि मैं अमीर हूं तो क्या वो सच में अमीर बन जाएगा? असल दुनिया तो ऐसे काम नहीं करती। ये बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। किताब साफ कहती है कि सिर्फ शब्दों को तोते की तरह दोहराना काफी नहीं है। अच्छा। अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा समझता है। अगर आप बोल रहे हैं मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से भावनात्मक स्तर पर आप कमी और गरीबी महसूस कर रहे हैं, तो आपका अवचेतन उस गहरी भावना को ही पकड़ेगा। तो विश्वास सिर्फ एक विचार नहीं है? नहीं, ये एक महसूस की हुई हकीकत है। अच्छा, तो असली खेल भावना का है। सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि उसे महसूस करने से बदलाव आता है। तो अगर अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना है और वो तर्क से नहीं बल्कि भावना और दोहराव से सीखता है, तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है ऑटो सजेशन, या जिसे हम सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस कहते हैं, लेकिन सही तरीके से। सही तरीके से? हाँ, इसका मतलब है कि आप सचेत रूप से ऐसे विचार और भावनाएं चुनते हैं जो आप चाहते हैं और उन्हें बार बार दोहराते हैं, खासकर उन क्षणों में जब आपका चेतन मन शांत होता है, जैसे सोने से ठीक पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद। बिल्कुल। तो अगर कोई कहे मैं आत्मविश्वासी और सफल हूं, तो उसे सिर्फ कहना नहीं है बल्कि उस आत्मविश्वास और सफलता को उसे महसूस भी करना है, जैसे कि वो पहले से ही सच हो। बिल्कुल। आपको उस भविष्य की भावना को वर्तमान में लाना होगा। यहीं पर विजुअलाइजेशन या कल्पना की भूमिका आती है। आप अपनी सफलता की एक मानसिक तस्वीर बनाते हैं और उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करते हैं। जब विचार और भावना एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक शक्तिशाली संदेश बनकर सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है। तो अगर हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है और उसे दोहराव और भावना से प्रोग्राम किया जा सकता है, तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? क्या हम इसका इस्तेमाल अपनी सेहत या आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कर सकते हैं?
किताब इस बारे में कुछ बड़े दावे करती है। हाँ, और यहीं पर ये किताब मतलब सैद्धांतिक ज्ञान से निकलकर व्यवहारिक हो जाती है। चलिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। ठीक है। दिलचस्प बात यह है कि मर्फी ने ये बातें 1960 के दशक में लिखी थीं, लेकिन आज न्यूरोप्लास्टिसिटी पर हुई रिसर्च भी यही कहती है कि बार-बार एक ही तरह से सोचने और महसूस करने से हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवे सच में बदल जाते हैं। और इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। बिल्कुल। स्वास्थ्य वाले हिस्से में एक दिलचस्प कहानी है। किताब में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिसे त्वचा की कोई गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों से इलाज नहीं हो रहा था। फिर उसने सोने से पहले हर रात ये कल्पना करना शुरू किया कि एक दिव्य शक्ति उसके शरीर को ठीक कर रही है और वो पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा है। और कुछ ही महीनों में उसकी त्वचा पूरी तरह से ठीक हो गई। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक संयोग था, प्लेसिबो इफेक्ट था, या सच में मन की शक्ति थी? किताब के अनुसार तो ये मन की शक्ति थी। हाँ, किताब के अनुसार उसने अपने अवचेतन मन को संपूर्ण स्वास्थ्य का निर्देश दिया। डर और निराशा की बजाय उसने विश्वास और शांति की भावना को चुना, जिससे शरीर की अपनी उपचारक शक्ति, वो हीलिंग पावर, सक्रिय हो गई। ये विचार आधुनिक चिकित्सा की साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी से भी जुड़ता है, जो बताती है कि हमारा तनाव, डर और हमारी भावनाएं सीधे हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती हैं। सही बात है। तो ये सिर्फ कोई जादुई सोच नहीं है। नहीं, ये मन और शरीर के गहरे संबंध को समझने के बारे में है। और यही सिद्धांत पैसे और सफलता पर भी लागू होता है, जो शायद इस किताब का सबसे लोकप्रिय और विवादास्पद हिस्सा है। हाँ, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी गहरी वित्तीय मान्यताओं को चुनौती देता है। किताब का तर्क है कि गरीबी पैसे की कमी नहीं, बल्कि एक गरीबी की मानसिकता है। ये सुनकर कई लोगों को गुस्सा भी आ सकता है। स्वाभाविक है, लेकिन किताब का मतलब ये नहीं है कि बाहरी परिस्थितियां मायने नहीं रखती। इसका मतलब है कि अगर किसी के मन में पैसे को लेके नकारात्मक विश्वास गहरे बैठे हैं, तो वो अवसरों का फायदा नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल। जैसे अगर कोई मानता है कि पैसा सारी बुराई की जड़ है या अमीर लोग बेईमान होते हैं, तो उसका अवचेतन मन उसे अनजाने में ही पैसे से दूर रखेगा। ये तो बहुत आम बातें हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं। तो क्या ये छोटी छोटी बातें हमारे वित्तीय जीवन को नियंत्रित कर रही हैं? बिल्कुल। अगर आपका अवचेतन मानता है कि पैसा बुरा है, तो जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, आप उसे जल्दी से खर्च करने का कोई बहाना ढूंढ लेंगे या कोई ऐसी गलत निवेश कर देंगे जिससे वो चला जाए। क्योंकि अंदर एक संघर्ष चल रहा है। हाँ, एक संघर्ष। किताब कहती है कि इन विश्वासों को बदलो। ये मत कहो कि मैं अमीर हूं अगर आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। इसके बजाय ये पुष्टि करो, पैसा मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, या मैं हर दिन अधिक समृद्ध हो रहा हूँ। ये ज्यादा व्यवहारिक लगता है। ये एक प्रक्रिया है, एक झटके में होने वाला जादू नहीं। सही कहा। आप अपने अवचेतन को धीरे धीरे प्रचुरता के विचार से, मतलब सहज बना रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग उन अवसरों को नोटिस करना शुरू कर देता है जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर रहा था। हाँ, ये जादू नहीं है, ये ध्यान का बदलाव है। ठीक है, लेकिन इन सब सकारात्मक बातों के बीच डर और चिंता का क्या करें? ये तो बहुत वास्तविक भावनाएं हैं। इन्हें सिर्फ नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। नहीं, और किताब ऐसा करने को कहती भी नहीं है। वो कहती है कि डर को समझो। डर एक सीखा हुआ विचार है जो अतीत के अनुभव या दूसरों की बातों पर आधारित है। और अगर इसे सीखा जा सकता है तो इसे भुलाया भी जा सकता है। किताब में चिंता को कल्पना का दुरुपयोग कहा गया है। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। कल्पना का दुरुपयोग, वाह! इसका मतलब है कि हम अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग उन चीजों की तस्वीरें बनाने में कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते। जरा सोचिए, हम भविष्य की कितनी ही ऐसी समस्याओं के बारे में घंटों चिंता करते हैं जो कभी होती ही नहीं है। सही बात का। हमने अपनी रचनात्मक ऊर्जा को एक ऐसी डरावनी फिल्म बनाने में लगा दिया है जिसे हम देखना भी नहीं चाहते। किताब का सुझाव है कि इस ऊर्जा को रीडायरेक्ट करो, उसे सही दिशा दो। हाँ, जब भी डर लगे तो जानबूझकर उसके विपरीत परिणाम की कल्पना करो और उस अच्छी भावना को महसूस करो। विश्वास डर से ज्यादा मजबूत होता है। ये अंधेरे से लड़ने के बजाय मोमबत्ती जलाने जैसा है। आपको अंधेरे को बाहर धकेलने की जरूरत नहीं है, बस रोशनी ले आओ। और ये विचार नींद के महत्व से बहुत खूबसूरती से जुड़ता है। हम नींद को सिर्फ शारीरिक आराम का समय मानते हैं, लेकिन मॉफी के अनुसार ये मानसिक प्रोग्रामिंग का सबसे सुनहरा अवसर है। अच्छा। सोने से ठीक पहले का समय, जब हम ऊँग रहे होते हैं, तब हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। तो ये हमारे अवचेतन को निर्देश देने का प्राइम टाइम है। हाँ,
इसलिए कुछ बहुत व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला, सोने से पहले हर किसी को और खुद को माफ कर दो। नाराजगी या अपराध बोध लेकर सोने का मतलब है कि आप रात भर अपने मानसिक बगीचे में जहर सींच रहे हैं। दूसरा, अपने सबसे बड़े लक्ष्य को एक छोटे सकारात्मक वाक्य में बदलो और उसे नींद आने तक दोहराओ जैसे वो सच हो चुका है। और तीसरा, अपने लक्ष्य के पूरे होने के अंतिम परिणाम की कल्पना करो और उस सफलता की खुशी को महसूस करो। इसके पीछे का तर्क ये है कि आप अपने अवचेतन को एक रात की नौकरी दे रहे हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो वो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते खोज रहा होता है, विचारों को जोड़ रहा होता है। बिल्कुल। कई वैज्ञानिकों और कलाकारों ने भी कहा है कि उनके सबसे अच्छे विचार उन्हें सुबह उठते ही या सपने में आए। शायद यही वजह हो। हाँ, ये इस विचार का समर्थन करता है कि हमारा अवचेतन पृष्ठभूमि में लगातार काम कर रहा है, जैसे एक साइलेंट पार्टनर। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो मुख्य सीख क्या है? ये सिर्फ सकारात्मक सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत गहरा है। ये अपने मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बारे में है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, आपका अवचेतन मन हमेशा सुन रहा है। आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो महसूस करते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरा, सिर्फ विचार नहीं बल्कि भावनाओं से भरे विचार हकीकत बनते हैं। भावना ही वो ईंधन है जो विचार को अवचेतन तक ले जाता है। सही बात है। और तीसरा, जिसे आप सच मानते हैं वही आपके लिए सच हो जाता है। आपका अवचेतन आपकी व्यक्तिगत सच्चाई पर काम करता है, इस पर नहीं कि दुनिया में क्या सच है। चौथा, बदलाव के लिए विश्वास और दोहराव दोनों जरूरी हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और अंत में पांचवा और सबसे शक्तिशाली विचार, बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपनी आंतरिक दुनिया को बदलो। बाहरी दुनिया अपने आप उसका प्रतिबिंब बन जाएगी। अंत में किताब का अंतिम संदेश शायद यही है, आपका जीवन आपके प्रमुख विचारों का प्रतिबिंब है। में आप सबसे अधिक समय, ऊर्जा और भावना देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपता है ना? हाँ। ये कहता है कि हम अपने जीवन के अनुभवों के निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम ही इसके सक्रिय निर्माता हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। जब आप सचेत रूप से अपने विश्वासों को चुनना शुरू करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन होने के बजाय आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। ये एक दिलचस्प सिद्धांत से कहीं ज्यादा है। यह एक प्रयोग है जिसे कोई भी आजमा सकता है। यह एक विचार छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। तो एक अंतिम विचार के रूप में, आज रात सोने से ठीक पहले वो एक शक्तिशाली विचार या लक्ष्य क्या हो सकता है जिस पर ध्यान केंद्रित करके इस सिद्धांत को आजमाया जा सके। ये स्वास्थ्य, रिश्ते या करियर से जुड़ा कोई भी एक सकारात्मक परिणाम हो सकता है जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं। सिर्फ एक विचार जिसे पूरी भावना के साथ महसूस किया जाए।